भारत पेट्रोलियम हार गया रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार गया रिलायंस गैस से, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक हार गया रिलायंस डिफेंस से। ये भारत आत्मनिर्भर होगा या अंबानी निर्भर भारत बनेगा? माननीय वित्त मंत्रालय, आपने लठ गाड़ दिया, आपने लठ गाड़ दिया निर्मला सीतारमण जी। क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। बीजेपी की सरकार जो है, केंद्र सरकार को सुनना चाहिए, और बीजेपी के जो भक्त हैं, जो मानने वाले, वो गौर से सुने, क्योंकि वो अगर सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, मैं दो चीजें देख रहा था। 2013 के बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नेंस आई और एक बहुत बड़ा वेव हुआ, लहर, मोदी लहर जिसे हम कहते हैं। मैं तो उसे मोदी कहर बोलता हूं, खैर लोग लहर मानते होंगे, कहर मैं इसलिए बोलता हूं कि देश पे कहर ही गिरा है। चलिए बात करते हैं। आज बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है 7.9% है, 7.9%। और भारत के लिए विभिन्न एजेंसियां डिक्लेयर कर रही हैं कि 6.1 हो सकता है, उसके नीचे हो, उससे और कम हो, जबकि बांग्लादेश के पास आय की कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं था। पर उनकी गवर्नमेंट ने क्या यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर किया है, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया है, एक्चुअली क्या घोटाले नहीं हुए हैं, बताना चाहूंगा। बांग्लादेश की सफलता के पीछे दो चीजें हैं। बांग्लादेश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए एमपी जो वहां के होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो लोगों में बीच होते हैं, वो लोगों के बीच अपनी मन की बात नहीं सुनाते, वो लोगों की मन की बात सुनते हैं। बांग्लादेश एंड नेपाल आर बोथ अहेड ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन एज साउथ एशिया स्लोज डाउन। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब बीजेपी के प्रिय मित्रों, ये ना कह दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से आपकी सरकार ने जो पैसे लोन लिए है ना, कितने अरब का लोन है, वो एक बार देशवासियों को बताने का कष्ट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि जो पैसे आप लोगों ने लिए हैं, वो पैसे का आप लोगों ने यूटिलाइजेशन क्या किया है। 2 दिन पहले मैंने आसाम की बात उठाई थी कि आसाम का चाय जो है केंद्र सरकार का है, आसाम का पेट्रोल जो है केंद्र सरकार का है, लेकिन बाढ़ जो है आसाम का, वो आसाम का हो जाता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन है, आप जानते हैं, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र तरक्की नहीं करता या मुसलमान राष्ट्र तरक्की नहीं करता। और ये दोनों ही देश ज्योग्राफिकली हमसे बेहद छोटे हैं, बेहद कमजोर हैं। फाइनेंशियली ये बहुत कमजोर थे 2014 के पहले, लेकिन ये दोनों ही राष्ट्र इंडिया को रेस में पीछा छोड़ रहे हैं। भारत को आज 2 दिन से एक बात आ रही है, रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। अरे भाई, अगर रफाल नहीं आता तो कोई हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता क्या? हम इतने कमजोर हैं क्या? अब रफाल के ऊपर आप 1 हफ्ता फुटेज ले लोगे, बहुत बढ़िया। बाढ़ आप दिखा नहीं सकते, बिहार की स्थिति आप दिखा नहीं सकते, कोरोना में आप अपने अकर्मण्यता को दिखा नहीं सकते, छुपाए जा रहे हो, अब आप रफाल दिखाओगे। रीजन क्या है? 2013 में अगर हम एक यूएस डॉलर को कंपेयर करें कि बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की करेंसी को टाका बोलते हैं। भाइयों और बहनों, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 2013 में एक यूएस डॉलर की जो बांग्लादेशी करेंसी का कन्वर्जन था, वो 77 टका था। बांग्लादेश की करेंसी को हम टाका बोलते हैं। और 2020 में बांग्लादेश का मतलब एक यूएस डॉलर मतलब 84 टका है, यानी 7 टका का वैल्यूएशन है, 7 टका नीचे गिरी है, बस यही ना। अब हम भारत की बात करते हैं। 2013 में भारत की क्या थी जी? मेरे प्रिय भारतवासियों, 2013 में एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी भारतीय करेंसी में 56.30 यानी $56 मान के, 56 रुपए मान के चलिए। एक यूएस डॉलर मतलब 56 रुपए, ठीक है। आज 2020 में एक डॉलर की वैल्यू कितनी है जी? 74.76 यानी 74.5 रुपए। 18 रुपए नीचे गिर गए हम, 18 रुपए। बांग्लादेश 7 टका गिरता है, हम 18 गिरते हैं। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। माननीय वित्त मंत्रालय, आपने लठ गाड़ दिया, आपने लठ गाड़ दिया निर्मला सीतारमण जी। क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया, जिसको इंदिरा गांधी सरकार ने जन्म दिया, आज वो बांग्लादेश हमारे से आगे दौड़ रहा है। आज उसकी मैन पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है, जूट जबरदस्त चल रहा है, लिनन के जो प्रोडक्शन है जबरदस्त चल रही है, उनके यहां टेक्सटाइल बूम पे है, और भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाशिए में। आप सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मुंबई वडोदरा देख लीजिए, भारत में हाशिए में। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। क्यों भाई मोदी जी? आप 6.5 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं,
इतने में तो पूरे अंतरिक्ष की परिक्रमा लगा लेते हम लोग। उसके बावजूद डॉलर जो है 2013 में 56 रुपए का वैल्यू था, 56 रुपए। आपने 74 रुपए में पहुंचा दिया, 74.5 रुपए में। कमाल के अच्छे दिन लाके दिए हैं मेरे बीजेपी के संगी साथियों और प्रिय बीजेपी के भक्तों। रेबल सदानंद पति की बात में यकीन करने की जरूरत नहीं है। एक बार नेट खोलिए, एक बार फॉरेक्स को खोलिए और उसके बाद ये जवाब मांगिए बीजेपी के नेताओं से कि जब मनमोहन जी की सरकार थी तो डॉलर औंधे मुंह तो नहीं गिरी थी ना। जब पेट्रोल बहुत महंगी थी तब हमारे यहां 70 रुपए लीटर था। अब जब पेट्रोल औंधे मुंह गिरी हुई है, हम 100 के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोग तो प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूं और श्री राम को पूजता हूं। भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने यह तो नहीं बोला ना हमें कि आंखें बंद कर लो और अंध भक्त बन जाओ। ये तो आपको भी सोचना होगा। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आज नेपाल हमें पछाड़ रहा है और हम क्या बोलते हैं, चाइना के साथ देके नेपाल बिक जाएगा। पाकिस्तान को खरीद लिया चाइना ने। भाइयों और बहनों, जब 100% एफडीआई कर दी मोदी गवर्नमेंट ने तो विदेशों का पैसा हमारे यहां नहीं लगता क्या? तब तो हमारा देश गुलाम नहीं होता क्या? लेकिन नहीं, हम कोई भी बात करेंगे दो पक्ष के तौर पे बात करेंगे। अगर बीजेपी के ऊपर बात आती है तो हम करेंगे ही नहीं, और अगर दूसरी पार्टी का बात आएगी तो तुरंत हम ऐप बदलेंगे, चाइना के ऐप बदलेंगे, हम स्नैपचैट बदलेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढहका करेंगे। मुझे ये बात तो बता दीजिए, उनके यहां प्रवासी, कोरोना वहां भी है लेकिन वहां प्रवासी मजदूर नहीं है, और हमारे यहां प्रवासी मजदूर हो जाते हैं अपने देश के मजदूर। लेकिन नहीं, हमें तो समझ में आनी नहीं है। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय सरकार काम क्या कर रही है। पहले भी उठाया था ये बात, आज भी उठाता हूं। भारतीय सरकार ने, हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के लोगों से वसूल कर ली, हमने रसोई गैस बढ़ा दी। बाबा रामदेव जी ने जो इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे, उन्होंने आटा की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी 5 किलो की थैली में या 10 किलो की थैली में, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन बाबा को कभी कोई देख नहीं पाए कि रोड पे आके लोगों को पैसे बांट रहे हो, लोगों को भोजन बांट रहे हो। लेकिन नहीं, वो आए थे भ्रष्टाचार के नाम पे, बीजेपी के साथ आए थे। आज जब बीजेपी गलत कर रही तो बाबा रामदेव को टाइम नहीं मिल पा रहा है। खैर एनीवे, मैं बाबा जी से क्या उम्मीद करूं, वो तो बाबा जी हैं। अब वो बाबा जी नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। अभी मैं यहां ग्रेटर नोएडा में बताता हूं, यथार्थ हॉस्पिटल है, 600 रुपए लेते हैं विजिट का। और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, नीरो हॉस्पिटल है, डॉक्टर राजीव मोतियानी, नाम ले रहा हूं मैं, डॉक्टर राजीव मोतियानी। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर अपने मर्जी से 1000 रुपए ले रहा है, 600 रुपए ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले विजिटिंग चार्ज कंसल्टेंसी के। और जो किसान है वो धान का रेट नहीं कर सकता, वो गन्ने का रेट नहीं कर सकता, वो सब्जियों का रेट नहीं कर सकता। मुझे एक बात बता, क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या कृषि एक कारोबार नहीं है? क्या कृषि को कारोबार में नहीं बदलना चाहिए? क्या किसान को कारोबार का हक नहीं देना चाहिए? इस बारे में केंद्र की सरकार आंखें बंद करके बैठी। हम किसानों को, किसान हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी में योगी जी ने इतने रेट बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए कि उनकी हालत खराब हो गई। आज उनको अपनी सब्जियों की कीमत नहीं मिल रहा है। ये सवाल करोड़ों भारतीयों के हैं कि आखिर हम किसानों को क्यों नहीं दे रहे पावर अपनी सब्जियों को रेट रखने का। सोचिए ना एक बार, बांग्लादेश में लोग अपनी चीजों को रेट कर रहे हैं, नेपाल में एक आदमी अपने मर्जी से सेब बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे उगा रहा है भाई, उसका खर्चा हो रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर उगा रहे हैं पैसे, एजेंसीज उगा रहे हैं पैसे, आप टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो। आप तो कोरोना में भी 500 रुपए का दंड ले रहे हो, मास्क नहीं पहने तो 5000। अभी हेमंत सोरेन ने 1 लाख रुपए का तुगलकी फरमान कर दिया था, बहुत बढ़िया। 20 रुपए का मास्क देने की औकात नहीं आप लोगों की, और 5-5 हजार लेने की भिखारी हैं आप लोग, भिखारी। आप लोग भीख मांगिए, लूटने की क्या जरूरत है, हम वैसी भीख दे देंगे आप लोगों को। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना में पीड़ित है, किसी को जुकाम है तो कोरोना है। अमिताभ बच्चन जी ने नानावटी अस्पताल को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पता है, ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात के। भाइयों और बहनों, वक्त है, ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार को अलग कीजिए अपने लाइफ से। इनसे कुछ उम्मीद मत कीजिए, कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। ये तो वहां भी, ये इतने बढ़िया एक्टर है ना, अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, किरण खेर जी, ये इतने बढ़िया एक्टर है। इन्होंने एक्टिंग कर करके ये सांसद भी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वहां से भी पैसे कमाते हैं, यहां से भी पैसे कमाते हैं।
और डॉक्टर कफील खान जैसा आदमी जिन्होंने बच्चों के लिए इतनी सेवा की, आज जेल में सड़ रहे हैं। अखिल गोगोई जैसा आदमी, असम का एक्टिविस्ट, आज उनके ऊपर वापा लगा दिया गया है। वो भारत के पहले ऐसे नागरिक होंगे, अखिल गोगोई, जिनके ऊपर टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके ट्रायल पे लाया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। इस देश में जो आग लगाई गई है ना बीजेपी के गवर्नेंस के द्वारा, उस आग को हम बुझाएंगे। आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन बंद कर दिया। 40 साल जो नौकरी कर रहा है उनका पेंशन बंद कर रहे हो आप। और आप लोग 5 साल जो रहते हो नेता बन के, जिंदगी भर लाख लाख रुपए, 1.5 लाख का पेंशन खाओगे। है हमारा पैसा फ्री का है, हमारा पैसा फ्री का, हमारा पैसा हराम का है क्या? खून मेहनत, खून पसीने की पैसे हैं। एक पैसा हजम नहीं करने दूंगा। और फिर आप बोलते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो खिला रहे हैं मोदी जी, आप तो खिला ही रहे हैं। आप लोग तो विधायक खरीद रहे हैं ओपनली। मैंने एक बात बोला था आपको कि रेलवे स्टेशन में एक चाय वाला चाय बेचा करता था। आज चाय वाला देश को बेच रहा है, ट्रेन को बेच रहा है। आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है। बेहतर है आप वक्त रहते समझ जाएं, कल को हमारा आप बेचे जाएंगे। भाई और बहनों, मेरी एक बात सुनिएगा गौर से। किस तरह ये बीजेपी के गवर्नमेंट ने अंबानी जी को भी सपोर्ट किया है। अंबानी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं मुकेश जी आपका सम्मान करता हूं। आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं रतन टाटा का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोग देश के जनाधार है। लेकिन आप देखिए, बीएसएनएल हार गया रिलायंस जियो से, भारत पेट्रोलियम हार गया रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार गया रिलायंस गैस से, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक हार गया रिलायंस डिफेंस से। ये भारत आत्मनिर्भर होगा या अंबानी निर्भर भारत बनेगा? सोचिए आप इस बात को, गौर कीजिएगा। ये कमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे भाइयों और बहनों, कि बीएसएनएल जो है वो रिलायंस जियो से हार जाता है, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम हार जाता है रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार जाता है रिलायंस गैस से, और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हार जाता है रिलायंस डिफेंस से। तो ये अंबानी निर्भर भारत है या आत्मनिर्भर भारत है? और देखिए, रतन टाटा जी ने एक बात बोला था, कारोबार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। छटनी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। लाखों लोगों की नौकरी जाना कि पता नहीं इस गवर्नमेंट से क्या क्या गई और क्या क्या नहीं गई। आप सोच के देखेंगे तो आपकी आत्मा जो है हिल जाएगी, आत्मा ही हिल जाएगी। और मैंने शुरू से एक बात बोला, एज ए रेबल बोल रहा हूं, एज ए बागी बोल रहा हूं भाइयों,